अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, भली करे आया जी आया नु वशत के पखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं महक असलम। महक अस्सलाम वालेकुम, आपको भी बहुत बहुत सुबह बखैर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। वालेकुम अस्सलाम फैसल, गुड मॉर्निंग। और जितने लोग हमें देख रहे हैं उन सबको गुड मॉर्निंग एंड अगेन नया दिन, नई सुबह और बहुत सारा नया हमारे पास मौका है कुछ नया करने के लिए। और जो एक नई सुबह होती है, आपको पता है कि वो शायद अल्लाह ताला हमें इसीलिए देता है कि हम गुज़श्ता रात की तलखियाँ यादें भुलाकर एक नया स्टार्ट लें, अपने आप को दोबारा से इस काबिल बनाएं कि हम कुछ कर सकें। और जब हम कुछ करने की बात करते हैं तो शायद हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत मौके दिए हैं कुछ करने के। और हम चाहते ही हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से नाज़रीन अच्छी और पॉजिटिव बातें सीखें ताकि उनकी ज़िंदगियों में किसी हद तक तब्दीली आए। और जब हम अच्छी और पॉजिटिव बातों की बात करते हैं तो आज की अच्छी बात यकीनन मैं शेयर करना चाहूँगी कि शिकस्त खाना कोई बुरी बात नहीं है। यानी अगर आपको ज़िंदगी में कहीं नाकामी का सामना करना पड़ता है तो ये कोई गलत नहीं है। नाकामी ज़िंदगी का हिस्सा ही होती है, लेकिन उस नाकामी और उस शिकस्त से सबक ना सीखना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। लाइक अगर आपको अपनी ज़िंदगी में किसी भी पहलू पर कहीं पर भी किसी शिकस्त या नाकामी का सामना करना पड़ता है और आप उससे कुछ सीखते नहीं हैं तो अगेन आपको अपनी ज़िंदगी में उसी तरह की नाकामियों का सामना करना पड़ेगा। और फिर एक फहरिस्त सी बन जाएगी, एक लिस्ट सी आपके पास आ जाएगी, इसमें सिर्फ नाकामियाँ ही आपके ज़ुमरे में आएंगी। वो कहते हैं कि अगर आप मैदान में गिर गए हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उठ के दौड़ नहीं रहे हैं तो ये एक बुरी बात है कि आपने गिर के अगर दौड़ना नहीं सीखा तो शायद आपने अपनी ज़िंदगी में फैसल कुछ नहीं सीखा। बिल्कुल महक, और वो कहते हैं ना कि रादर देन बीइंग अ बैड विनर आपको एक अच्छा लूज़र होना चाहिए। ज़िंदगी की ये सीख होती है। अच्छा जी, शो में आज क्या कुछ है? शो में ये है कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं फाइनली उनकी तो डेट अनाउंस हुई है और वो करीब आने जा रहे हैं। ऐसे में हमने कराची के इलाकों की सूरत हाल जानने की एक कोशिश की है और ये कोशिश का पहला सिलसिला आपको लांढी ले चलेंगे और सुनवाएंगे कि वहाँ के लोगों की शिकायतें क्या हैं। वैसे महक, आप बिलीव करेंगी कि ये साल 2022 है और अभी भी वहाँ के लोग ये नहीं कह रहे कि जी हमें कोई बेहतर कोई इलाज की सहूलतें या कोई एडवांस जो है एजुकेशन दे दें। अभी भी पानी, बिजली और गैस जैसी नेमत से महरूम है। सोचें उन पे क्या गुजर रही होगी। मैं देखिए फैसल, ये बुनियादी ज़रूरियात हैं जिसकी वजह से आज भी कराची वाले महरूम हैं। और आपको हम जब भी अपने शो में कराची की बात करते हैं हम हमेशा ये कहते हैं कि कराची वो शहर है जो कि पूरे पाकिस्तान को पालता है, लेकिन कमाओ पुत बेटे को जब आप नज़रअंदाज कर देंगे तो फिर शिकवा करना तो बनता है। इसके अलावा कराची से एक और ख़बर है। कराची की पहचान जमशेद रोड पर मौजूद दुनिया का नक्शा पुरानी यादगार है, टूटने जा रहा है। ये वो इसलिए क्योंकि दुनिया का जो ये नक्शा है ये रेड लाइन मंसूबे के ट्रैक के जद में आ रहा है और ये जी तोड़ने के बाद अब जो ये ट्रैक है वो बहाल होगा। फैसला, आपको याद है जब लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन बन रही थी तो कितनी ऐसी यादगारी चीज़ें थी जिनको तोड़ा गया। चुबुर्जी चौक हमें याद है, इसके अलावा और भी बहुत सारी लाहौर की तारीख़ी चीज़ें जिनको तोड़ के फिर वो ट्रैक बनाया गया। बट अगेन थोड़ा सब्र हमें इसलिए आ जाता है जी कि हमारी बेहतरी के लिए शायद ऐसा हो रहा है कि जी हमें अच्छा ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट ना मिले तो फिर यहाँ पर भी शिकवा करना पड़ेगा। बात क्या होती है, बात परफेक्ट तो ये नहीं चाहिए थी कि ये इतना तारीखी मॉन्यूमेंट है। ख़ास तौर पे 1970-1980 की पुरानी फिल्म है, मुझे अच्छी तरह याद है, जो अदाकार नदीम और अदाकार फैसल थे उनका यहाँ एक गाना भी पिक्चराइज हुआ है और इसके अलावा ओल्ड पिक्चर्स भी यहाँ पे लोगों की बनी है। ये एक शनाख्त थी उस पुराने कराची की जो अब नहीं है। हो सकता है कि इसको यहाँ से उठा के रिप्लेस करके अच्छी जगह रखा जा सकता था, लेकिन अल्लाह मालिक है जी, देखें इसका क्या होता है, क्योंकि जब दुनिया ही पलट गई तो फिर इस दुनिया का क्या। लेकिन मज़ीद अगर बात करें तो शहर क़ायद में स्ट्रीट लाइब्रेरीज़ जो हैं उसका रुझान बढ़ता जा रहा है और शहरियों को मालूमात के साथ साथ ये तफरीह भी फ़राहम करते हैं। अब ये सब कैसे होता है और कहाँ कहाँ मज़ीद स्ट्रीट लाइब्रेरीज़ बन रही हैं, हमारी नुमाइंदा जो हैं सैयदा ज़ीनत वो आज हमें ये बताएंगी। सही। और फैसल, जब हम बात करते हैं सयाहत के हवाले से तो आप तो काफ़ी घूमते फिरते हैं, सर्दियों में, गर्मियों में, किसी भी मौसम में फ़ौरन निकल जाते हैं बैग पैक करके। आपके लिए जाना कौन सा मुश्किल का काम है। तो भाई जब हम सयाहत की बात करते हैं तो गिलगित में होता है हर साल स्नो फेस्टिवल और यहाँ पर हर साल नई नई चीज़ें आपको करने के लिए मिलती हैं, बहुत इंजॉय लोग करते हैं। तो भाई जो लोग यहाँ जा रहे हैं उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और पिछले साल के निस्बत इस साल यहाँ पर क्या कुछ नया होगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो साथ ही फैसल मैं आपसे ये भी सवाल पूछ रही हूँ कि आप जाएंगे?
देखें, अगर नसीब में होगा तो जाएंगे। हम सयाहों का तो यही होता है कि जहाँ अल्लाह ने नसीब तो में लिखा होता है हम निकल जाते हैं, चाहे कोई कितना भी रोके। हाँ, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जाएं या कोई भी जाए, आज हम ये भी बात करेंगे कि कोई भी सयाह जाए तो वो इन सर्दियों में क्या ख्याल रखे, किस वक्त निकले, किस वक्त ना निकले, ये बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके अलावा जी एक बड़ा मसला है, वो ख़वातीन हज़रात जो घर बैठे अपना फ़ैट लॉस करना चाहते हैं, अपना वज़न कम करना चाहते हैं, और सबसे बड़ा मसला द टायर फैट, बेली फैट, वो ख़त्म हो जाए, तो वो आज का नया दिन ज़रूर देखें, क्योंकि आज कुछ हम घर बैठे आपको टिप्स देंगे कि किस तरीके से आपको हेफ्टी अमाउंट वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है बाहर जाके, और यू डोंट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। आपको घर पे रहते हुए आप क्या कुछ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज़बरदस्त बात है उसकी तो हमने महक बात की ही नहीं। आई डोंट नो इफ यू आर फॉलोइंग और नॉट, लेकिन क्या ही वर्ल्ड कप हो रहा है, मतलब कमाल हो गया है, धमाल हो गया है। और स्पेन मैं हमेशा पाकिस्तानी टीम को कहती हूँ कि अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप ने हैरान करती है। मतलब समझ नहीं आ रही कि क्या खेला जाता है ना। मैं रात को लेट नाइट आपका मैसेज देख रही थी, मैंने कहा फैसल अभी तक उठा और अभी तक मैच देख रहे हैं। और मैंने मोरक्को की सॉलिडारिटी में देखे रेड भी पहना हुआ है, और क्या ही ज़बरदस्त उन्होंने मैच खेला है। स्पेन को तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पेन में डाल दिया। तो ये सब कैसे हुआ, इस पे भी हम बात करेंगे। शूट आउट्स पे शिकस्त दी, क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दूसरी जानिब पोर्टुगल ने स्विट्ज़रलैंड के खिलाफ 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, आधे दर्जन गोल कर दिए, और जवाब में स्विट्ज़रलैंड जो है वो 1 से ही कम कर सकेगा सारा। तो अब शुरू होगा क्वार्टर फाइनल्स का दंगल, और उसमें महक बड़ा मजा आने वाला है। इसके अलावा सेहत बख्श कहवों की भी हम बात करेंगे फैसल। मतलब जो लोग नॉर्दर्न एरियाज में रहते हैं उन्हें तो बड़े पसंद होंगे कहवे, लेकिन अगेन वही कि कराची वाले हो जाएं, लाहौर वाले हो जाएं, एक आपको ना बड़ा ही रिफ्रेशमेंट का वो होता है कि आप बड़े फ्रेश से हो गए हैं और आप थोड़ा मेंटली रिलैक्स हो गए। चाय लवर्स तो हम हैं ही, लेकिन अगेन वही कि कहवा पीना भी हमारी ज़िंदगी में शामिल होना चाहिए, क्योंकि फैसल हम लोगों को तो पता है कि ये आपकी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी होता है, बट अगेन जिन लोगों को नहीं पता कि आपका वज़न गिराने के लिए, मेंटली रिलैक्स करने के लिए, आपके मसल्स रिलैक्स करने के लिए, आपको मेंटली फ्रेश करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के कहवे होते हैं। फैसल, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कहवा कौन सा लगता है टर्किश कहवे के अलावा, बताइएगा। टर्किश के अलावा मराकश, और इसके अलावा बरदुबई में एक मिलता है, वो बड़ा ज़बरदस्त कहवा होता है। लेकिन पाकिस्तानी कहवों की भी देखिए अपनी अलग बात होती है, और देसी जो होते हैं उनमें, और खास तौर पे जो एक ही कहवा है, कोयटा कहवा नहीं बॉस, अभी आप नॉर्दर्न एरियाज के आपने नहीं पिए, तो खैर हम आपको दिखाएंगे भी, पिएंगे आप खुद दिखाएंगे हम। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं हम साइबर वॉर की, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी जा रही है। रियासत प्रोपेगेंडा करने वालों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया गया है। वो ऑनलाइन अनासर जो मादर वतन और उसके इदारों के खिलाफ जहर उगल रहे थे, उनकी सरकोबी की गई है। 55,000 से ज़ायद ऑनलाइन रियासत मुखालिफ प्लेटफॉर्म्स को कर दिया गया है ब्लॉक। पीटीए की दरखास्त पर 37,000 ट्विटर अकाउंट्स भी बंद कर दिए गए हैं। साथ ही 1 लाख से ज़ायद फेसबुक यूआरएल्स को भी ब्लॉक किया गया है। इसी वाले से बात करेंगे, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जाहिद गशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान के खिलाफ साइबर वॉर का जो स्केल है वो क्या है, और कहाँ तक ये जंग फैली हुई है? अस्सलाम वालेकुम महक और फैसल, ये बहुत इम्पोर्टेंट भांडा फोड़ा गया है पाकिस्तान के खिलाफ, जो सिक्योरिटी और डिफेंस रिलेटेड बिलखसूस एक जंग जारी है ऑनलाइन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर। इसमें जो पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे हैं और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन जो मॉनिटर करते हैं सोशल मीडिया को, ये बात सामने आई है कि गुज़श्ता 3 साल में 12 लाख से ज़ायद यूआरएल जो कि फेसबुक पेजेस हैं, ट्विटर अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ एक जहर उगला जा रहा था। और जो डिफेंस और सिक्योरिटी के पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके खिलाफ 80,000 से ज़ायद ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म और यूआरएल इस्तेमाल किए जा रहे थे। इस पर फोकस था पर्टिकुलरली। पाकिस्तान ने 12 लाख ये यूआरएल ब्लॉक करवाए हैं मुख्तलिफ कंपनी से बैरून मुल्क, जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, इदारे हैं,
और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को इंगेज करके। तो ये एक ऐसा स्केल है जिससे आपको पता चलता है कि 3 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तान के खिलाफ पोस्ट की गई। तो ये एक बड़ी लंबी वार पूरी दुनिया में जो कि सोशल साइबर सिक्योरिटी के नाम से है पाकिस्तान के खिलाफ चल रही थी। पाकिस्तान के जो इदारे हैं ज़ाहिर है उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है अभी इस स्टेज पर कि वो तमाम तर मॉनिटरिंग करें, लेकिन ये बहुत बड़ा इंकशाफ है कि 3 साल में इतना बड़ा एक जाविया सामने आया है। लेकिन अभी भी 70,000 से ज़ायद ऐसे URLs हैं जो पाकिस्तान ने दरखास्तें की हैं, लेकिन वो पेंडिंग में हैं। ये दरखास्तें जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, और एक इमेज जो बिल्ड कर रहे हैं पाकिस्तान का दुनिया में, उससे लगता है कि शायद पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री नहीं है। वार ऑन टेरर के नाम पर भी पाकिस्तान के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया जा रहा है, जिससे डाउनग्रेड करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के इमेज को पूरी दुनिया के सामने। ये एक नई जो साइबर सिक्योरिटी और साइबर वार है दुनिया में चल रही है। होस्टाइल इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के खिलाफ चला रहे हैं। ठीक, अच्छा किशकोरी साहब ये बताएगा, ये रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है ये कब और कैसे एक्सपोज हुआ? देखिए, ये इंस्टीट्यूशन ने जो काम शुरू किया है, पहले पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, आपको पता है, इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान में रेगुलेट करती है, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इनके कोई इदारे नहीं हैं, यहाँ पर इनकी कोई सेंटर या दफातर नहीं है जिससे पाकिस्तान लाइजन कर पाए। फिर पाकिस्तान इंगेज करता है वजारत खारजा को और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को। इसका जो स्केल और जाविया है वो पूरी दुनिया तक फैला हुआ था। मैं आपको अगर फिगर आपके सामने रखूं तो हैरान कुन है ये फिगर। इसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि 12 लाख से ज़ायद पाकिस्तान ने ये ब्लॉक करवाए हैं। इसमें तकरीबन जो फेसबुक है 1,40,000 फेसबुक के डिफरेंट पेजेस थे, URLs थे, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ एक आग सी उगल रहे थे, एक प्रोपेगेंडा चला रहे थे पूरी दुनिया से। फिर ट्विटर अकाउंट्स हैं 60 लाख से ज़ायद, फिर 70 लाख के करीब टिकटॉक्स हैं, इंस्टाग्राम है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चल रही थी। यूट्यूब के इवन 50,000 के करीब चैनल्स हैं जहाँ पर मुख्तलिफ लोग चला रहे थे। और ये जो प्रोपेगेंडा है उसमें अगर आप देखें 9,000 से ज़ायद कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट थे, फिर 1 लाख से ज़ायद पोस्ट जो मोरालिटी थे, फिर अब 80,000 से ज़ायद पाकिस्तान के डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड URL थे, जो कि बड़ा वरिंग साइन है। आप ये कह सकते हैं कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी की जहाँ पर सूरत हाल आती है। और पाकिस्तान ने इसके लिए 18 ममालिक को भी लिखा है। 75 से ज़ायद म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इदारों को लिखा है कि वहाँ से जो कालदम तंजीमें हैं, उनके एलिमेंट्स हैं, जो स्पोर्ट्स है, जो स्पोर्ट है कालदम तंजीमों की, वो जारी है। वहाँ से टेरर फाइनेंसिंग भी होती है, उनको फंड भी किए जाते रहे। और एक मोहतात अंदाज़ा है पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटर्स का कि $1 बिलियन पंप किया जाता है ये प्रोपेगेंडा जनरेट करने के लिए। इन 3 सालों में जो 12 लाख से ज़ायद सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे मुख्तलिफ कंट्री से जनरेट हो रहे थे। अच्छा जाहिद, ये बताइए, बैरून मुल्क बैठे ये रियासत मुखालिफ ट्रोल्स ये कैसे ऑपरेट करते हैं? फंडिंग कौन करता है और क्या कर रहा है पाकिस्तान इस मामले पे? जो पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका ये ख्याल है कि कुछ उनके पास एविडेंस भी है, जो फुटप्रिंट उनको हासिल हुए हैं। ये कुछ ममालिक हैं या उनकी होस्टाइल जो पाकिस्तान रियासत मुखालिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये ट्रोलर्स या फिर ये एक कीबोर्ड बैरर जो कि पेड होते हैं और किसी भी रियासत के खिलाफ एक पर्टिकुलर एजेंडा लेके वो लेके चल रहे होते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक इमेज बिल्ड करते हैं। इसमें भारत सबसे आगे है, फिर पाकिस्तान ने
चाइना को भी लिखा था, सऊदी अरेबिया को, यूएई को, अमेरिका में, जर्मनी में, यूरोप के कुछ और ममालिक हैं, इस तरह से ईरान भी शामिल है। वहाँ पर भी ये हॉस्टाइल एजेंसीज के कुछ लोग वहाँ से पेजेस चला रहे थे। तो ये पाकिस्तान ने 75 MLAs उनको जनरेट किए थे, लेकिन पाकिस्तान को कोई रिस्पांस नहीं मिला है वहाँ से। इनको फंड हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं कि वो धड़ाधड़ काम करते हैं, एक इमेज बिल्ड करते हैं। मतलब पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं या बलूचिस्तान की सिचुएशन है या लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन होती है, प्रमोट करते हैं प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशंस को। या फिर आप यूँ देखिए कि जिस तरह TTP है उसको प्रमोट किया जाता है। बलूचिस्तान में जो बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ में मुख्तलिफ कालादम तंजीमें हैं, उनको प्रमोट किया जाता है। या इंटरनेशनली या फिर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह पोलियो टीम पे कोई अटैक्स होते हैं तो ये एक ट्रेंड जनरेट किए जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये एक अलार्मिंग होता है। पाकिस्तान इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने भी अपना एक साइबर जनरेट किया है डिपार्टमेंट, वो इसको अब मॉनिटर कर रहा है। PTA है, पाकिस्तान के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं जो इस स्केल को देखते हैं। लेकिन ये स्केल जो साइबर वार का है वो काफ़ी ब्रॉड है और इस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, जिससे पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग की जाती है। नेगेटिव एस्पेक्ट फैलाए जाते हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान की लीडरशिप के खिलाफ। तो ये एक नई वार है दुनिया में, पाकिस्तान इसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है और इस पे इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं। FIA भी काम कर रही है, साइबर विंग भी उसकी काम कर रही है, PTA भी काम कर रहा है और इंगेज कर रहा है फॉरेन ऑफिस को। तो ये एक बड़ी जंग है जो पाकिस्तान लड़ रहा है साइबर स्पेस के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी जो है वो हमारे साथ आप लेकर आए हैं। एंड उम्मीद करते हैं कि मुल्क दुश्मन अनासिर की इसी तरह सरकोबी की जाती रहेगी। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हम बात करने जा रहे हैं द वर्ल्ड कप ऑफ अपसेट्स, फीफा वर्ल्ड कप, और इसमें मराकश ने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, स्पेन को बाहर कर दिया। ये सब कैसे हुआ, एक ब्रेक के बाद जानिए। और इसके अलावा बल्दियाती इंतखाबात है करीब करीब, ऐसे में हम 2023 के अंदर जा रहे हैं और हमारे पास सहूलियात नहीं है, लोग पानी, बिजली और गैस को तरस रहे हैं। ये सब हो रहा है लांडी में। क्या कहते हैं यहाँ के नुमाइंदे और क्या कहा उनके मुंह पे अवाम ने, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। इलेक्ट्रिक बिल में म्यूनिसिपल टैक्स शामिल करने के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त, एडमिनिस्ट्रेटर KMC ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया है। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफानुल हक से। इरफान, क्या जवाब है? दरअसल ये जो तहरीरी जवाब जमा कराया गया है एडमिनिस्ट्रेटर KMC की जानिब से, उसमें बताया गया है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, बल्कि 2-3 टैक्सों को का इंतजाम किया गया है, उन्हें यकजा कर दिया गया है। फायर कंजर्वेशन टैक्स पहले भी दिया जा रहा था। 2008 में जिला काउंसिल ने एक करारदाद के जरिए जिसके बाद टैक्स की वसूली का ठेका एक निजी कंपनी को दे दिया गया था। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक के बिल में ये टैक्स शामिल करने पर एतराज किया जा रहा है, मगर इससे पहले भी ये जो टैक्सेस हैं ये निजी कॉन्ट्रैक्टर यही हासिल किए जा रहे थे। और ये कहा गया है जवाब में कि शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक के पास एक कंप्यूटराइज्ड निज़ाम है और हर शख्स जो बिजली इस्तेमाल करता है वो बिल देता है। इसलिए इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि KMC के जो टैक्सेस हैं वो भी हर शहरी अदा करें, ताकि KMC को माली तौर पर मुस्तहकम किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इरफान। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और कराची के इलाके लांठी का रुख करते हैं। पूरी दुनिया 2022 में रह रही है, 2040 का प्लान करिए कि नेक्स्ट फर्दर क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन लांठी वाले शायद 1901 के दौर में रह रहे हैं कि उन बेचारों की अभी भी यही डिमांड है कि हमें पानी मिल जाए, हमें बिजली मिल जाए, हमें गैस मिल जाए, हमारी सड़कें साफ़ हो जाएं, कूड़ा यहाँ से उठ जाए, जो गंदगी है, गलाजत है वो हमारे इलाके से निकल जाए। मुंतखब नुमाइंदों से हमेशा उन्होंने एक ही डिमांड की, बट अगेन उन्हें हमेशा मायूसी का सामना रहता है। बल्दियाती इंतखाबात की आमद है, हमने वहाँ के अवामी नुमाइंदों और अवाम को किया है आमने सामने, फेस टू फेस जो बात हो जाती है ना वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो क्या वो कह रहे थे, क्या शिकवे थे और उन्हें उन लोगों ने किस तरह से
जो नुमाइंदे हैं क्या क्या जवाब दिए, किस तरह से उन्हें रिलैक्स किया, तो ज़रा आपको दिखा देते हैं। हमें गैस चाहिए, बिजली, पानी, किसी को भी नहीं देंगे वोट। ये साल 2022 का भी इख्तिताम है और ये मेरे हाथ में आप गैस सिलेंडर देख रहे हैं। मैं किसी गांव में नहीं हूँ, ये शहर कराची है। शहर कराची का एक ऐसा इलाका जो शायद कराची की तारीख से भी पुराना है, लांडी। इसका इलाका है 36B और 36B का सबसे बड़ा मसला क्या है? ये गैस नहीं आना। इसके अलावा भी ये लो भाई, ये जिसका भी है ले जाओ यार, ऐसा ना हो कि हाँ भाई आपका है। ये इतना कीमती है कि जब मैंने लिया था इनसे तो कह रहे थे कि खुदा का वास्ता वापस कर दीजिएगा, हमारे घर में गैस नहीं आ रही है। मैं पहले भी इसको मेंशन कर दूं कि जो यहाँ से जीते वो नहीं आए। हमने उनसे राब्ता किया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जिन्होंने वोट लिए यहाँ से लोगों के, तो हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से फरहान बेग साहब और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के नासिर लोधी साहब मौजूद हैं। बात का आगाज़ जो है वो आवाम से करना चाहूँगा। क्या है आप लोगों का मसला सबसे बड़ा? पानी का, दोनों का ही है मसला। अम्मा आप पहले तो ये बताएं, वैसे तो खातीन से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी माशाल्लाह कितनी उम्र हो गई है? 80 के करीब होगी हमारी। और कितने अरसे से मसला है गैस का? और 4-5 महीने से ज़्यादा ही हो गया। एरिया वाइज जाके हम कंप्लेन करते हैं, हम एजुकेटेड लोग हैं, हम जाके उसे प्रोसेस वाइज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद MPA देखें, हमारे MPA यहाँ मौजूद नहीं है। 4 साल हो गए हम लोग मुसीबत में। समझ में जंगल का निज़ाम बनाया हुआ हमारे इसके अंदर ना एरिया में गैस है ना बिजली है। देखिए पानी, बिजली, गैस ये बुनियादी ज़रूरत है इंसान की। हमारा पानी टैंकरों में बेचा जा रहा है। हम घर पे आते हैं, अपनी पढ़ाई की तरफ से आते हैं तो हमारी माँ बोलती है बेटा वहाँ से पानी भर के लिया, सही है। उसके बाद हमारी माँ बोलती है कि गैस भर के लिया। उसके बाद हमारी माँ बोलती है बेटा बिजली नहीं है। जब से हमने होश संभाला है, पहले हमारा पानी छीना गया, फिर हमारी लाइट छीनी गई, अब हमारी गैस भी छीन ली गई है। 36B, 36G और 4B, 4 एरिया और जितने भी यहाँ के एरिया हैं, पानी नहीं है यहाँ। यहाँ लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, सड़कें टूटी फूटी है। क्योंकि अब उम्मीद तो रखी ना जाए, या तो पीपल्स पार्टी हो या फिर मुत्तहिदा हो या फिर ये सुन्नी तहरीक वाले, हम किसी को भी नहीं देंगे वोट। हम वोट देने के लिए ना निकलेंगे, ना किसी को निकलने दें। ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। जब नहीं, जिस जिसके पास सीट है वो सीट छोड़ने दो, आवाम अपनी मदद खुद आप ही कर लेगी। जब हमें अपने मसले खुद हल करने हैं, मिनरल वाटर पीना है, सिलेंडर भरवाना है, बिजली का वो चार्जिंग की लाइटें जलाना है, तो हम वोट क्यों दें? लांडी का सबसे बड़ा मसला पानी का है और इस वक्त जो चीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर हुई है वो गैस का मसला है। कुछ इलाके हैं कि जहां पिछले 4-5 महीने से, और कुछ इलाके वो हैं कि जहां अब सर्दी जैसे पड़ना शुरू हुई तो गैस गायब होना शुरू हो गई। दुनिया चांद से भी आगे जा चुकी है और हम ये मेरी माँ, ये मेरा भाई, ये बच्चे गैस को रो रहे हैं। क्यों? ये जो मसाइल बता रहे हैं ये मैं भी फेस कर रहा हूँ। 16 साल से बोर का पानी पी रहे हैं। आप भी अफेक्टेड हैं, आप भी बोरिंग का पानी पी रहे हैं, तो क्यों पी रहे हैं भाई? ना आपकी किस्मत में बोरिंग का पानी होना चाहिए, ना इनकी किस्मत में बोरिंग का पानी होना चाहिए, ना इनकी किस्मत में बोरिंग का पानी होना चाहिए, ना इस बच्चे की किस्मत में। आप लोग सिर्फ 2 चीजें बताएं कि जो आपको मिल जाए तो आपका वोट इनका। भाई सबसे बुनियादी ज़रूरत पानी है, एक वो मिल जाए। दूसरा गैस है, जो बुनियादी ज़रूरत है, गैस है, पानी है, बिजली है, ये चीज़ें तो फराहम कर दो। समा वाले आए हमारी तरफ, हमारा इंटरव्यूज वगैरह लिया तो गैस खोल दी गई सिर्फ 1 दिन के लिए। इन लोगों के आने जी ये हुआ है। मैं आखिर में जो दोनों मेरे मोहतरम मेहमान हैं उनसे मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि अगर आप जीत जाते हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो तरजीह बुनियादों पे हल करेंगे? पहला प्रायोरिटी हमारा मसला है, हम समझते हैं वो कचरे का मसला है और जो बल्दिया के बिल्कुल इख्तियार वाली चीज़ है उसके ऊपर हम काम करेंगे। फिर उसके साथ ज़ाहिर है पानी का जो मसला है, जो गैस का मसला है। हमारे एरिया पानी और गैस की चोरी का गढ़ है, इंडस्ट्रियल एरिया। मैं आपके साथ हूँ, जैसे मैंने कहा है इस पे अमल हम खड़े होकर करवाएंगे।
और मुझे पता है कौन कौन सी इंडस्ट्री में बूस्टर लगे हुए हैं, उनको हम साथ जाके निकलवाएंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ। हमारी मर्जी है ये, हमें जब सहूलियत दोगे हम देंगे, हमें सहूलियत नहीं दोगे हम नहीं देंगे, चाहे वो कोई खा हो। ये आपने सुन लिया, सहूलत दोगे तो वोट लोगे। कोई भी एक मसला अगर किसी ने ये बताया हो कि मुझे जदीद तालीम चाहिए, मुझे एडवांसमेंट चाहिए, मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए, किसी एक ने भी नहीं बोला। आज भी साल 2022 में भी लांडी के लोग 36B 36C 44C के लोग तालीम नहीं मांग रहे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं मांग रहे। अगर मांग रहे हैं तो गैस मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, बिजली मांग रहे हैं, अपने बुनियादी हक मांग रहे हैं। गुड रिपोर्ट फैसल, बट अगेन ये सिर्फ कराची का एक इलाका, लेकिन कराची के बहुत इलाके ऐसे हैं जो कि पॉश एरियाज़ हैं, लेकिन अगेन वहाँ पर सड़कें सही नहीं हैं, वहाँ पर पानी नहीं है, टैंकर्स के थ्रू पानी आता है। चलिए वो तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, जो लांडी जैसे या फिर करंगी जैसे इलाके हैं वहाँ पर लोग किस तरह से मैनेज करते होंगे, ये आपकी सोच है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो टूरिज़्म के हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि गिलगित में स्नो फेस्टिवल होने जा रहा है, क्या कुछ नया है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। है और इसके अलावा विंटर टूरिज्म में सयाहों को सर्दी बर्फ़ में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे साथ फेस्टिवल का इनेकाद करने वाले सफदर शाह शिराजी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सफदर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत खुश आमदीद, माशाल्लाह आप गिलगित से यहाँ तशरीफ़ लाए हुए। तो मुझे ये बताएं कि ये फेस्टिवल कब कब होता है, कितने सालों से हो रहा है और क्या कुछ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले समा टीवी का नया दिन प्रोग्राम के मैनेजमेंट का और स्पेशली फैसल भाई आपका हम मशकूर है कि आपने हमें मदऊ किया और साथ साथ आप इससे पहले भी फंडर और गज़र को स्पेशली आपने कवरेज दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जैसे कि आपने कहा विंटर टूरिज़म के हवाले से, गो कि आपको पता है वो एक हार्ड एरिया है, वहाँ पे विंटर में सच कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। उसके बाद हमारे जो न्यू जनरेशन है, स्पेशली वहाँ पर हमारी एक टीम बनी हुई है जिसे GSN यानी गज़र स्पोर्ट नेटवर्क कहा जाता है, जिसमें हमारे प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट और यूथ शामिल हैं। उन्होंने ये सोचा कि आया क्यों ना हम गज़र के अंदर विंटर टूरिज़म को प्रमोट करें और साथ साथ सर्दियों में भी ऐसी कोई एक्टिविटीज़ करें ताकि जो लोग घरों में मैसूर होकर रह गए हैं उनके लिए सैर व तफरी हो। तो इस सिलसिले में हमने लास्ट ईयर फंडर के अंदर हमने विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया, जिसमें हमने आइस स्केटिंग, आइस हॉकी और फिर सीनियर सिटीजन के लिए हमने फ़ुटबॉल और जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स होते हैं उसका इनेकाद किया। और इससे पहले खलती के अंदर जो आपने देखा होगा, खलती झील बड़ा मशहूर झील है, वहाँ खलती डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक मुकामी तंजीम है, वो पहले से ये करते आ रहे हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। अच्छा महक, आपका सवाल। सही, अच्छा बिल्कुल, मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। जी मैडम, इस सिलसिले में हमने इनिशियली हमने GB लेवल पे इसको कंडक्ट किया था और हमारी ख्वाहिश ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो ही ये तरक्की करेगा, जो ही हम इसको मज़ीद वसअत देंगे तो हम नेशनल और इंटरनेशनल टीमों को भी हम मदऊ करेंगे। अच्छा, वैसे तो फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन जो हमारे लोकल्स पूरे पाकिस्तान से, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद और लाहौर और दीगर जगहों से आते हैं, हमने देखा यहाँ पे पोलो फेस्टिवल भी माशाल्लाह, क्योंकि बॉर्डर एरिया है हमारे KPK का और GB का, तो लोगों को सफदर साहब आप क्या मशवरा देंगे इन इलाक़ों में, ख़ासतौर पर जो मैदानी गर्म इलाक़ों से आते हैं और जो बर्फ़ जिनका नहीं होती, वो किस तरीके की प्रिकॉशनरी मेजर्स लें यहाँ आने से पहले। सर, आपने इंतहाई अहम सवाल उठाया है इस सिलसिले में। जैसे कि आपके इल्म है कि कुछ साल पहले मरी के अंदर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। उसकी बेसिकली वजह ये थी कि जो टूरिस्ट आ रहे थे उनको उस एरिया के हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं थी। हम आपके चैनल की वसातत से जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं उनको हम ये कहेंगे कि गो कि वो एरिया एक टफ़ एरिया है, बर्फ़बारी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले तो ये है कि उस इलाके या उस वेदर की मुनासिबत से उनको अपनी जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, उसका इंतखाब करना चाहिए। 4x4 हो तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो चेन का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए अगर बर्फ़ पड़ी हो तो। उसके साथ ये है कि कोशिश करें कि वो गाड़ियों के अंदर ना सोए।
अब तो ये है कि फंडर और गज़र में बहुत सारे होटल्स बन गए हैं और वो भी बहुत ही कोऑपरेटिव लोग हैं और लो प्राइस में अपने जो टूरिस्ट है उनको एकोमोडेट करने की कोशिश करते। तो उनसे हम ये कहेंगे कि आप कोशिश करें कि आप रोड पे गाड़ियों पे ना सोया करें और साथ साथ अपने साथ गर्म कपड़े और कोशिश करें कि जो लोकल टूर गाइड्स वहाँ पे है उनकी खिदमत आप ले लें और प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ आप आ जाए। और टूरिज़्म डिपार्टमेंट बनी हुई है वहाँ पे और उनके इंफॉर्मेशन डेस्क बने हुए जगह जगह, आप कोशिश करें कि आप उनसे इंफॉर्मेशन ले लें और फिर वहाँ पे ट्रैवल करें। महक सही। अच्छा सफदर साहब, मुझे ये बताएं कि क्या हम इस फेस्टिवल को इंटरनेशनल कर सकते हैं? सॉरी मैडम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या हम इस फेस्टिवल को इंटरनेशनली कर सकते हैं, जैसे कि हमने और भी बहुत सारे फेस्टिवल देखे हैं? जी जी मैडम, नेशनली या इंटरनेशनल के हवाले से ये है कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर से या दीगर NGO से हमें कोऑपरेट हो तो हम नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे करने की कोई जो ना वहाँ पे मुश्किल नहीं है। गो कि वहाँ एक नेचुरल आपके पास, जैसे कि फंडर है, फंडर के अंदर जो लेक बनी हुई है वो एक नेचुरल ऐसे एक स्टेडियम बना हुआ है कि उसके इर्द गिर्द पहाड़ी है, बीच में वो लेक है। तो अगर गवर्नमेंट की सरपरस्ती हो या दिगर जो इदारे हैं उनकी सरपरस्ती हो तो हमें नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे इवेंट करने में कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, आखिर में मुझे डेट्स बता दे, कोई डेट्स आई हैं अभी तक फेस्टिवल की? दिसंबर के एंड में। दिसंबर के एंड में जी, तो बहुत शुक्रिया सफदर भाई तशरीफ लाए। दिसंबर के एंड में, कि मैंने आपको भी बता दिया, दिसंबर के एंड में गिलगित फंडर में होने जा रहा है स्नो फेस्टिवल। तो इस बार न्यू ईयर जो है ना वो आप क्यों बाहर जाएं, न्यू ईयर क्यों ना आप फंडर अपने मुल्क में बनाएं। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं। हाँ महक, आप कुछ कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ आप चले जाइएगा, आपको हम छुट्टी ले देंगे दिसंबर के एंड में, आपको हम छुट्टियां दिलवा देंगे, आप जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, रिपोर्ट्स बना के आइएगा। थैंक यू सो मच महक, अल्लाह आपके ज़ुबान मुबारक करे, घी शक्कर मिठाई सब। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम ज़रा दोबारा से रुख करते हैं कराची का, बिकॉज मैं लाहौर में मौजूद हूँ। सो कराची की बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। जिस जगह पे आप मौजूद नहीं होते ना, उस जगह की याद आपको वैसी बड़ी सताती है। तो भाई कराची में स्ट्रीट लाइब्रेरीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जहाँ पर लोगों को मालूमात तो मिलती है, साथ लोग थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेते हैं। अब क्लिफ्टन में एक ऐसी ही स्ट्रीट लाइब्रेरी है जहाँ पर लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और बड़ा अच्छा है कि आप अपने बच्चों को भी लेकर जा सकते हैं कि वो एंजॉय करते रहें और आप थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लें। तो सैयदा जीनत हमें यहाँ की सैर करवा रही हैं, तो आज देखते हैं क्या कुछ है इस लाइब्रेरी में। स्ट्रीट लाइब्रेरीज का रुझान बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रीट लाइब्रेरी की सैर करवाऊंगी जहां आप किताब के मुताले के साथ साथ शतरंज की बाजी भी लगा सकते हैं। तो आइए इस स्ट्रीट लाइब्रेरी की सैर को चलते हैं। तो बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं क्लिफ्टन ब्रिज से मुतसिल इस स्ट्रीट लाइब्रेरी में, जिसका संगे बुनियाद तो 14 अगस्त को रखा गया था। अलबत्ता इसकी तज़ीन और आइश का काम गुज़िश्ता हफ्ते ही मुकम्मल किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द इस स्ट्रीट लाइब्रेरी में किताबें भी आ जाएंगी और इसकी रौनक बहाल हो जाएगी। चेक एंड मेट। इस स्ट्रीट लाइब्रेरी की खास बात यह है कि यहाँ पर 16 बाई 16 का एक चेस बोर्ड लगाया गया है। इस चेस बोर्ड पर आप खेल तो नहीं सकते, अलबत्ता सेल्फी जरूर बनवा सकते हैं। आई लव कराची, वो आई कराची, JMN कराची। कराची से मोहब्बत के इजहार के लिए क्लिफ्टन की इस स्ट्रीट लाइब्रेरी में 9 मुख्तलिफ ज़बानों का इस्तेमाल किया गया है और ये बताया गया है कि बिलाखिर कराची से मोहब्बत है कितनी। फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, शाम के टाइम पे आ जाते हैं, कोई स्कूल के टाइम बच्चे वगैरह आते हैं, तो फैमिलीज़ के लिए एंजॉयमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। जो फैमिलीज़ वगैरह हैं उनके लिए एक ये है, स्टडी भी कर सकते हैं यहाँ पर और थोड़ा एंजॉय भी कर सकते हैं। उनके जो बच्चे वगैरह हैं यहाँ पर आके खेल कूद भी सकते हैं। तरक्याती कामों के सबब कराची की ये स्ट्रीट लाइब्रेरी ताहाल फाल ना हो सकी, अलबत्ता यहाँ मुस्तकबिल में खूब रौनक लगेगी। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सैयदा जीनत, समा, कराची।
और अब बलूचिस्तान की बात करते हैं। तारीख में पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी का यहाँ आगाज़ किया गया है। सूबे के मरीजों को अब कराची, लाहौर और इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा। कोयटा के शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान इदारा बराए अमराज क़ल्ब में ओपन हार्ट सर्जरी के 1, 2 नहीं 8 कामयाब ऑपरेशन भी किए जा चुके हैं। तो नूरुल आरफीन की रिपोर्ट देखते हैं। अमराज क़ल्ब के मरीजों के लिए अच्छी खबर। कोयटा के शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ओपन हार्ट सर्जरी का आगाज कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक माहिर डॉक्टरों की जेर निगरानी अब तक ओपन हार्ट सर्जरी के 8 कामयाब ऑपरेशन किए जा चुके हैं। पूरे बलूचिस्तान के बहुत से मरीज ये ओपन हार्ट सर्जरीज करवाने के लिए सुबह से बाहर जाते हैं। कराची, इस्लामाबाद, पिंडी या सखर में उनको वो सर्जरीज करवानी पड़ती हैं। इसके लिए उनको काफ़ी दुश्वारियाँ होती हैं, उनको सफ़र करना पड़ता है, काफ़ी ख़र्चा करना पड़ता है। तो इस वक्त हम ये सहूलत आने से हमारे मरीज़ों को उनके घर पे ही, उनके डोर स्टेप पे ही ये ऑपरेशन की सहूलत मौजूद है, मैसर होगी। ओपन हार्ट सर्जरी के आगाज पर बलूचिस्तान के मरीज भी इंतहाई खुश हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी के साथ, आफियत के साथ, सहूलत के साथ लोगों की जो है वो खिदमत हो रहा है। तो इस पर वो लोग बहुत खुश है। वो कराची भी जाते थे तो रास्ते की भी तकलीफ होती थी, खर्चे भी पड़ते थे, वहाँ पे लोग इंतज़ार करते थे कई दूर से। इदारा बराए अमराज क़ल्ब में ओपन हार्ट सर्जरी के बगैर भी दिल के जदीद ऑपरेशन किए जा रहे हैं। दिल के रगों में, नालियों में जब तंगी आती है, अगर वो एंजियोप्लास्टी से, स्टंट से मुमकिन हो तो हम एंजियोप्लास्टी करते हैं। लेकिन अगर बीमारी ज़्यादा हो, तीनों रगों में हो या मरीज की कंडीशन इस तरह हो कि बाईपास एंजियोप्लास्टी मुमकिन न हो, फिर हम सर्जन के पास भेजते हैं ओपन सर्जरी के लिए, जिसमें सीना खोलते हैं, बाईपास उसको बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट CABG। तो वो बाईपास की सूरत अभी यहाँ मौजूद है। इससे पहले बलूचिस्तान में ये सूरत मौजूद नहीं थी। अस्पताल में एंजियोग्राफी, एकोकार्डियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी समेत दीगर अहम सर्जरी भी की जा रही हैं। अस्पताल में माहिर डॉक्टरों के साथ साथ तरबियत याफ्ता मेल और फीमेल नर्सेज भी तैनात हैं। यहाँ पे कार्डिक पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, ASD, VSD, MVR और इनकी सर्जरीज भी हमारे पास हो गई हैं और सक्सेसफुल हो गई हैं। कैबेज के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, कैबेज भी इनके हो गए हैं, 3 पेशेंट हमारे पास कैबेज के हो गए हैं। पेशेंट भी सेटिस्फाइड है। इदारा बराए अमराज क़ल्ब बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए रोजगार का जरिया भी बन गया है। 500 से ज़ायद माहिर डॉक्टर, सर्जन, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमला भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। एज अ डॉक्टर भी हम ब्लेस्ड फील करते हैं इस एनवायरनमेंट में काम करने में। अप टू डेट है, टेक्नोलॉजी वाइज भी हर किस्म की मशीनरी मिल जाएगी। जदीद मशीनरी जो है, जो मेडिकल फील्ड में यूज़ हो सकती है, जो हम पहले किताबों में शायद पढ़ते थे, और अभी हम यूज़ कर सकते हैं, उनको पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अस्पताल में दिल के मर्ज में मुब्तला मरीजों का डेंटल और गायनी का भी इलाज किया जा रहा है। जदीद अस्पताल में दिल के आर्जा में मुब्तला मरीजों के लिए डायलिसिस समेत दीगर सहूलियात भी फराहम की गई हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूरुल आरफीन, सामा, कोयटा। चलिए अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कुछ एक्टिव रहने की, फिट रहने की। वो सारे लोग जो इरादा करते हैं कि बस अब आज करेंगे एक्सरसाइज और कल करेंगे, वो आज और कल जो है ना आता है कभी। वो कल से ना उनकी जॉग स्टार्ट होती है और ना ही वो वॉक स्टार्ट होती है, और ये कल करते हुए बरसों जो हैं वो बीत जाते हैं। और होता ये है कि इस कल के इरादे टल कर पेट में बल ज़्यादा हो जाते हैं। व्हाट लाइन, मेरे ख्याल से हमारे प्रोड्यूसर हैदर साहब ने लिखी होगी। तो खैर, वो हजरात और ख़ातीन जो घर बैठ के नहीं घर में खड़े होके भी अपना वजन कम करना चाहते हो, ऑब्वियसली इतना कम अब टाइम हो जाता है आपको। बहुत सारे लोग 2-2 जॉब्स कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों की जो जॉब ड्यूरेशन होती है वो बड़ी ज़्यादा होती है। तो वो घर बैठे क्या कुछ कर सकते हैं, अगेन घर में खड़े होके भी क्या कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ फिटनेस ट्रेनर रुमैसा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रुमैसा, गुड टू हैव यू बैक अगेन। तो प्लेजर। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक ये चीज़ हमें ये मिथ सबसे पहले तोड़ना है कि हम 3 घंटे 4 घंटे बहुत ही ज़्यादा मामलात करेंगे तो फिर कुछ होगा हमारा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आप 1 आवर भी अच्छा वर्कआउट करते हैं और अपनी डाइट को कंट्रोल रखते हैं तो आप लोग फिट हो सकते हैं। इवन घर में भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप जिम जाएं।
तो ये सिर्फ हमारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं जो हम लोग फ़िटनेस से दूर जा रहे हैं। फ़िटनेस देखिए हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। हाउस वाइफ जो घर में रहती हैं, जिनको PCOS है, थायराइड से, इवन डिप्रेशन का आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, तो एक्सरसाइज जो है वो आपकी एक तरह से मेडिसिन है। ये हर चीज़ को क्योर करती है। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाने से आपका काफ़ी चीज़ों में आपको फ़र्क पड़ता है। सो आज मैं बेसिक्स 5 एक्सरसाइजेज ऐसी बताऊंगी आप लोग को जो आप इजीली अपने घर पे कर सकते हैं खड़े होके भी। ओके, महक आपका सवाल। अच्छा रोमैसा, मेरा सवाल स्पेशली उन ख़वातीन के हवाले से है जो कि कहते हैं ना हाउस वाइफ हैं और बेचारियों को बच्चों और मियाँ से फुर्सत ही नहीं मिलती। वैसे तो हम भी ऐसा कि हमें बच्चों और मियाँ से फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन ऑफिस आने के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं। मुझे बताएं कि वो ख़वातीन किस तरह मैनेज कर सकती हैं, बिकॉज वो कहती हैं जी प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। तो प्रॉपर टाइम क्या होगा? लाइक आप अर्ली मॉर्निंग फिक्स कर लें, आप दोपहर का टाइम फिक्स कर लें रात को सोने से पहले, क्योंकि ख़वातीन के हवाले से मैंने हमेशा ये सुना, कहती है हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो क्या टाइम होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए टाइम तो 1 आवर तो एटलीस्ट हम निकाल ही सकते हैं जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। इवन मेरे भी 3 बच्चे हैं, जब वो स्कूल जाते हैं जब भी मैं वर्कआउट अपना कर सकती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि बेस्ट टाइम जो है हाउस वाइफ्स के लिए कि जब उनके बच्चे स्कूल जाएं। अच्छा, जिनके बच्चे छोटे हैं तो वो फिर वो कभी भी कर सकती हैं दिन में, वो अपनी टाइम कन्वीनियंट जो है उनके इजीली। लेकिन एटलीस्ट आप हाफ आवर तो निकालें, 1 आवर नहीं तो हाफ आवर में आप अगर अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको कम अरसे में ही अच्छा फ़र्क पड़ सकता है। और अपनी डाइट पे देखें, कंट्रोल करना है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, फिर मैं डिटेल में आपको बताऊंगी एक बाद में भी पूरा। लेकिन ये कि वर्कआउट के लिए मॉर्निंग में बेस्ट टाइम है आपके पास कि आपके जब बच्चे स्कूल जाएं आप जब वर्कआउट करें। और ऑफिस वर्कर जो वुमेन्स हैं वो आफ्टर ऑफिस कर सकती हैं। उनको चाहिए कि ऑफिस के फ़ौरन बाद ही वो जिम चली जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। घर जा चलें तो फिर रोमैसा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 1 घंटे के लिए हाफ हम वो कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो जिनको हम बर्नर्स भी कहते हैं, जो इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं। सो इफ़ यू कैन प्लीज, देयर यू गो, एंड द पोडियम इज़ ऑल योर्स नाउ। ओके, सबसे पहले देखें, एक्सरसाइज करने से पहले हमें वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वार्म अप नहीं करते अच्छे से बॉडी को तो हमें आगे इंजरीज भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं वार्म अप कर रही हूँ। इस तरह आप विंड मिल लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 10 टाइम्स आपने इस तरह करना है। 7 8 9 10। ओके, अच्छा अब आपका वार्म अप हो गया तो मेन 5 एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ हाई नीज। इस तरह लाइक दिस आपको अपनी नीज को ऊपर तक लेके जाना है, टच करना है। इस तरह आप स्टार्टिंग में देखिए आपके रैपिटेशंस कम होंगे, आप 10 to 15 रैप्स कर सकते हैं। देन ग्रेजुअली आपने अपने अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना आपको ग्रेजुअली रैप्स बढ़ाने हैं, 20 to 25 तक लेके जाना है। इस तरह आपको इस एक्सरसाइज के हाई नीज के 15 रैपिटेशंस 3 सेट्स करने हैं, यानी 15 मल्टीप्लाई बाय 3। इस तरह आप एक्सरसाइज करेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी जंपिंग जैक्स। ये मैं बिगनर्स वाले जंपिंग जैक्स बता रही हूँ। इसमें हाई इंटेंसिटी के लिए आपको कुछ दिन बाद जब आप ये पूरी तरह कर लें तो उसके बाद आप इस तरह लाइक दिस ऐसे भी कर सकते हैं। इससे आपकी थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ गई, इससे आपका हार्ट रेट हाई होगा, आपकी कैलोरीज बर्न होंगे और ये एक्सरसाइज आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। इसी तरह जंपिंग जैक्स के भी हम 15 रेपिटेशंस 3 सेट्स करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ ग्रेजुअली अपने रेपिटेशंस बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना। अच्छा, थर्ड एक्सरसाइज जो है वो हमारी स्क्वाट्स है, जो हमारी लोअर बॉडी को टोन करने में बहुत हेल्प करती है, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, किंग ऑफ द एक्सरसाइज भी कहलाती है स्क्वाट्स। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इसको गलत वे में करते हैं जिससे उनको नी की इंजरीज होती हैं। तो आप लोग चेयर पे बैठ के भी ये कर सकते हैं, लाइक दिस। चेयर पे बैठ सकते हैं इस तरह लाइक दिस। इसमें आपको ये ख्याल रखना है कि आपके जो नीज़ हैं वो टोस से एक्सीड ना हो, वरना आपका जो है वो पूरा पोस्चर ख़राब होगा तो ऑब्वियसली इंजरी होगी। इस तरह लाइक दिस 1 2 3 4 5। इस तरह इसके भी आप स्टार्टिंग में 15 रैपिटेशंस करेंगे, देन ग्रेजुअली आपको रैप्स बढ़ाना है। अच्छा, अब मैं लोअर बैली जो बहुत ही मेन प्रॉब्लम है, तो आप खड़े होके भी लोअर बैली की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं लाइक दिस 1 2 3 4
5। ये सारी एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में आपको 15 रेपिटेशंस करने, देन ग्रेजुअली आपने अपने रेपिटेशंस बढ़ाने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टैंडिंग क्रंचेस, इस तरह लाइक दिस। दोनों लेग से आपको 15 रैप्स करने हैं। 1 2 3 4 5। अच्छा, नाउ लास्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारी है लंजेस। लंजेस भी हमारी थाइस को, हिप्स को टोन करने में बहुत हेल्प करता है। इसमें भी आपको अपना पोस्चर का बहुत ख्याल रखना है, आपकी नीज एक्सीड ना हो टोज से, लाइक दिस। 1 2 3 4 5। सेम लाइक दिस। नेक्स्ट साइड, नेक्स्ट लेग से भी आप इस तरह करेंगे, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइजेज हैं। सबसे पहले मैंने बताया हाई नीज, जंपिंग जैक्स, और ये स्क्वाट्स, लंजेस और स्टैंडिंग क्रंचेस। ये 5 मेन एक्सरसाइज हैं जो आप अपने घर में इजीली कर सकते हैं। हाफ आवर में भी आपकी हो जाएंगी। ग्रेजुअली आपको इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है, आप इससे रिजल्ट देख सकते हैं, बट कंसिस्टेंसी इज़ द मेन थिंग। हर चीज़ में आपकी कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। थैंक यू सो, आपने मुझे भी वर्कआउट करा दिया। हाँ बिल्कुल, और वो आप देख सकते हैं कि जब ये आप इस तरीके की एक्सरसाइज करते हैं आपका हार्ट रेट कितना ज़्यादा ऊपर जाता है। बेसिकली हार्ट रेट को ऊपर लाना ही हमारा मकसद होता है। तो अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो एंटरप्रेन्योर्स होंगे हमारे साथ। कौन है, क्या कर रहे हैं, मिलिए एक ब्रेक के बाद से। वेलकम बैक वंस अगेन। और ये सेगमेंट है उन तमाम मेरी बहनों के लिए जिनकी शादियां हो जाती हैं, तालीम वो आला हासिल करती हैं, लेकिन शादी के बाद बच्चों में मियाँओं के साथ इतना बिजी हो जाती हैं कि जिन्होंने पढ़ा होता है ना वो शायद कहीं बहुत पीछे रह जाता है। फिर जब बच्चे हो जाते हैं डिफरेंट डिप्रेशंस आपको घेर लेते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया, चूँकि मैं खुद इस चीज़ से गुजरी हूँ, जो कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन, जिसका हमेशा जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इस पर बात बहुत कम होती है। अब हमारे साथ एक ऐसी मिसाल मौजूद हैं, हिरा अंसारी, जिन्होंने इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से इस चीज़ से वो लड़ी और आज वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर है। उन्होंने अपने क्लोथिंग लाइन उन्होंने जो लॉन्च की, उससे पता चला कि भाई उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन अगेन एक टाइम पे आके शायद हिरा ने भी ये सोचा होगा कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो हिम्मत हिरा के अंदर कैसे आई। तो वो तमाम ख़वातीन जो कि बच्चों के बाद, शादी के बाद ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, घर गृहस्थी को संभालना, घर को मैनेज करना, मेंटेन करना, ये ज़रूरी है, बट इसके साथ ही आपकी एक पर्सनल और भी लाइफ है जो कि आपके अपने आप से जुड़ी होती है, उसको भी मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये मेंटेन हिरा ने कैसे किया, वो कैसे इस डिप्रेशन से बाहर आई, कौन था जिन्होंने हिरा की बहुत मदद की, तो हिरा से हम जानते हैं, उनकी स्टोरी हम सुनते हैं, ताकि बहुत सारी ख़वातीन जिनके लिए हिरा जो है इंस्पिरेशन है, हिरा से हम जाने कि भाई अगर कोई खातून इस तरह की सिचुएशन से गुजर रही हैं तो वो किस तरह अपने आप को निकाल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अच्छा, और महक हिरा के साथ उनकी बहन अनुषा भी हैं, और दोनों हिरा जो के है साथ जो है उनकी बहन भी है अनुषा, दोनों क्राइम अंसारी, पार्टनर्स हैं उन्हें उनको हेल्प आउट किया, और दोनों ही पार्टनर हैं। और बहनें जब मिल जाती हैं ना तो वो दो नहीं होती फैसल, वो 1 और 1 11 हो जाती हैं। तो हिरा पहले तो ज़बरदस्त आप काम कर रही हैं माशाल्लाह से, बहुत सारी ख़वातीन के लिए आप बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी हैं। तो ज़रा मुझे बताएं कि किस तरह से आप इस तरफ आई, क्या सोच थी, और बहन ने कितनी मदद की? बहन तो डेफिनेटली शुरू से साथ ही थी। एक्चुअली वही मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद मतलब फ़ौरन ही ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी हो गई, तो और उसके बाद मतलब विद इन अ ईयर मेरा बेबी भी हो गया। तो ये सब चीज़ें इतनी सडन इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो कोई करियर प्लानिंग और इस तरह से कुछ हो नहीं पा रहा था, क्योंकि होता है ना कि फ्रेशली ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, मतलब शुरू से काउंसलिंग अगर ना हुई भी हो तो फिर आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर आप वही फिर सोशल लाइफ और डिफरेंट बिल्कुल एक आपका बिल्कुल हैपनिंग लाइफ होती है, यूनिवर्सिटी लाइफ, उसके बाद से आप फिर एकदम से घरेलू माहौल, मतलब आई एम नॉट ऑफेंसिंग, लेकिन ये कि आपका बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा होता है कि हम मतलब शुरू से एक रूटीन में होते हैं और उसके बाद से फिर बिल्कुल ही चेंज आपका रूटीन हो जाता है। बट एनी हाउ आई वॉज डीलिंग विद इट, मतलब बेबी था, उसके बाद फिर मेरा सेकंड बेबी भी मतलब बहुत कम गैप से हो गया। तो जब सेकंड बेबी हुआ तो उसके बाद मुझे सिवियर पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ, इतना सिवियर हुआ कि मैं बस सो नहीं पाती थी, मुझे डर लगता था कि मैं सोऊंगी और मुझे हर मतलब इंसान जो है ना डेड नज़र आते थे। तो मेरे जो न्यू बॉर्न है मुझे वो डेड नज़र आते, मतलब मुझे इतना फेयर, इतना सिवियर था कि वो मैं उससे ओवरकम नहीं कर पा रही थी।
तो फिर मैंने मतलब मुझे यही लगा कि कुछ ऐसा है मेरी मिसिंग मेरी लाइफ के अंदर शायद, जो मैं उसको बहुत ज़्यादा इसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। अनुषा उस वक्त स्टडीज़ कर रही थी और अनुषा फ़ोटोग्राफ़र है और इन आर्टिस्ट भी हैं, तो इनको भी डिज़ाइनिंग का शौक़ है, मुझे भी डिज़ाइनिंग का शौक़ था, लेकिन उसको हमने एज अ बिज़नेस कभी नहीं सोचा था कि हम करेंगे, क्योंकि ना कोई बिज़नेस बैकग्राउंड था, ना कभी बिज़नेस किया, ना पता कि बिज़नेस कैसा होता है। बस टाइम पास करने के लिए और उस फेज़ को ओवरकम करने के लिए ना, कि वो जो रात वाला टाइम है ना, कि वो किसी तरह से गुजर जाए, ताकि मैं अपना ये फेस ना कर पाऊँ। मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा ना हो कि वो सुसाइड की तरफ या किसी और मतलब इस तरह के सीवियर एक्शंस की तरफ चला जाए ना। तो बस फिर यही हुआ कि जो इंटरेस्ट है वही, फिर स्केचिंग इन्होंने शुरू करी, फिर हम लोगों ने डिज़ाइनिंग ऐसे ही रातों रात बैठे बैठे नाम सोचा। उस ये बात है 2012 की। उस वक्त जो है वो बहुत कम लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे थे, तो वही था कि हम लोग ने बस पेज बना लिया, लेकिन हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम एज अ बिज़नेस इसको कहाँ तक ले जाएंगे या कोई हमें ऑर्डर भी आएगा या नहीं। आपको लोग काम करके डिप्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन काम ने आपको डिप्रेशन से निकाला, राइट? अच्छा, जैसे कि हीरा ने भी बताया कि जी 2012 से आपने इसको स्टार्ट किया, शुरू में रिस्पांस कैसा रहा, एंड देन कब आप लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ओके वी आर इन द गेम और हम इसको बड़ा कर सकते हैं? हाँ, शुरू में तो हम बस पोस्ट करते थे, हमें नहीं था कि हमें कोई आएगा। लिमिटेड हमने कलेक्शन बनाए हुए थे और उसकी फोटोग्राफी में करती थी, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट भी हमें ज़्यादा नहीं करनी थी। हमने सेफ साइड इन्वेस्टमेंट की कि मतलब अपने ही साइजेस के ड्रेसेस बना लिए, ना हुए तो हमने खुद तो पैक ही लेने ना। तो ऑब्वियसली वी वर इन लिमिटेड इन्वेस्टमेंट या रिसोर्सेज। तो फिर यही हुआ कि सडनली हमें वन डे एक ईमेल आती है यूएई से, मतलब आउट ऑफ नो वेयर वो हमें कहती हैं कि हमें ये कुर्ताज लेने और ये वो। अच्छा, हम प्रिपेयर नहीं हैं, ड्रेसेस रेडी हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता शिपमेंट कैसे होती है, पेमेंट कैसे आएगी, बताए रहे इंटरनेशनल पेमेंट्स है तो हम रिसीव कैसे करेंगे, हमें तो कुछ पता नहीं है। फिर खैर वो अबू बैंक में थे तो उन्होंने बताया कि आप इस तरह से रेमिटेंस मंगवा लो। फिर किसी से मालूम करके हमने किसी तरह से उनको डिलीवर करा और वो उनको इतना पसंद है कि वो आज तक हमारी कस्टमर हैं। तो उसके बाद फिर हम लोगों को मोटिवेशन मिली कि हमने कहा चलो अब करते हैं कंटिन्यू। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें हर दफ़ा ही मतलब सक्सेस ही मिला, फेलियर्स भी बहुत ऑब्वियसली इतने टाइम स्पेन के अंदर हमें आए हैं। हमने जब फर्स्ट एग्जीबिशन की थी तो उसमें हम 2 दिन तक कंटिन्यू हम सिर्फ बैठे रहते और हमारा सारा स्टॉक हमारे साथ रखा होता, कोई रिस्पॉन्स एक हमें सेल नहीं हुई है। लेकिन उसी दिन हमें मिरेकल हुआ कि हम घर वापस आ रहे हैं, हम अपना अनपैक कर रहे हैं, वो सारा जो हमारा स्टाफ है हम लेकर घर आए हैं, बैठे हैं कि अब ज़ाहिर बिका तो है नहीं है। तो हमें एक कॉल आई है यूएसए से और उन्होंने कहा कि आप हैदराबाद करेंगे वो। मैंने कहा हाँ, पता नहीं उनको कहाँ से मेरा कांटेक्ट मिला, मे बी एग्जीबिशन से, कोई विजिटर से या मे बी। तो उन्होंने कहा मुझे लेने ही है, आप ये नहीं समझे मुझे लेने नहीं है। मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा लेने तो होंगे हम खुद ही सीरियस नहीं थे उस टाइम। तो फिर उनसे मतलब उस टाइम स्काइप होता था तो स्काइप पे टाइम सेट हुआ, तो ज़्यादा व्हाट्सएप वीडियो कॉल वगैरह नहीं थी उस टाइम पे, तो उनसे टाइम सेट हुआ। फिर उनको मैंने दिखाया, उन्होंने कहा मुझे सारे दे दो। मैं आई वाज लाइक मतलब हम यहाँ 3 दिन से खड़े हुए, एक सेल नहीं हुई है और फिर एकदम से ये आती है और बोलती है मुझे सारे दे दो। और उसके साथ साथ फिर न सिर्फ वो, फिर उन्होंने और मज़ीद ऐड किए और फिर एक अच्छा बड़ा पार्सल हम लोगों का वो फर्स्ट टाइम इस तरह का इंटरनेशनली गया, डिलीवर हुआ। फिर वहाँ से फिर वो एग्जीबिशन करते थे लोग, तो हमसे मंगवाते थे, मतलब फर्दर वो सेल करते थे। आपकी ट्रेन जब पटरी पे चढ़ गई। मैं आप पूछना चाह रही हैं कुछ? बिल्कुल, मैं एक्चुअली प्रिंट्स के हवाले से पूछना चाह रही हूँ। मुझे ये बताएं हिरा कि आपके प्रिंट्स मैंने देखा है कि फ्लावर्स वाले प्रिंट्स हैं ज़्यादा, जो कि अमूमन अब पसंद भी किए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि बड़े बड़े प्रिंट्स पर आते हैं और फिर हर एक सीज़न में उन प्रिंट्स को खेलते उन्हीं के साथ लॉन्च करते हैं। तो नेक्स्ट आपका इसमें फ़र्दर क्या प्लान है कि कुछ चेंजिंग्स होंगी, कुछ और आप स्टाइल जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराएंगी या इसी चीज़ पर ही रहेंगी? क्योंकि ज़ाहिर है जब ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं तो फिर इंसान सोचता है कि अच्छा थोड़ी और इनोवेशन ले आते हैं अपनी चीज़ों में। नहीं, बेसिकली हमारा जो है कस्टमाइजेशन का है, जो हम शुरू से करते रहे हैं। तो हमने हर लाइन पे ऑलमोस्ट काम किया हुआ है, चाहे वो ब्राइडल हो, चाहे वो फॉर्मल वेयर हो या फिर कैजुअल वेयर हो। और अभी हमने ये जो ये वाली लाइन इंट्रोड्यूस कराई है, तो ये हमने अभी जो ऑन ट्रेंड फैशन है उसको देखते हुए कराई है। और हमने अपने स्टाइल को थोड़ा वर्सटाइल रखा है कि आप इसको मॉडेस्ट वे में भी कैरी कर सकते हो और विदाउट, अगर किसी ने एज अ ड्रेस लेना है तो वो कर सकते हैं। और एक ड्रेस के अंदर बहुत सारी वेरिएशन है कि आप उसको डिफरेंट तरह से स्टाइल कर सकते हो, कि एक ही टाइप से आप नहीं पहन सकते हो। तो हम मज़ीद भी बात करेंगे, कुछ आपको कलेक्शन भी दिखाएंगे और
बड़ा ज़रूरी है ये बात करना कि उन लोगों को इंस्पायर करना कि जो ये समझ बैठे हैं कि अब हमसे कुछ भी नहीं होगा। दीज आर द रियल स्टोरीज़ कि जो आपको इंस्पायर करती हैं। बिग ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक। वी हैव द डिज़ाइनर्स डुओ सिस्टर्स विद अस। हमारे साथ अनुषा और हिरा मौजूद हैं। आखिर में मैं चाहूँगा कि आप दोनों ऑब्वियसली इंस्पिरेशन है उन तमाम तर ख़वातीन के लिए, इवन फॉर दैट सेक उन मर्दों के लिए भी जो ये सोच बैठे हैं कि खुदा न खास्ता अगर उन्हें कोई डिप्रेशन है या फिर उन्हें कोई बीमारी है या फिर कोई डिफरेंटली एबल्ड है या फिर एनीथिंग, आपका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज़ गो ऑन। देखिए, मुझे लगता है कि हर एक के अंदर कोई ना कोई स्किल्स डेफिनेटली होती है, बस आपको उसको पहचानना होता है कि आपको अपने अंदर देखना होता है कि आप किसके अंदर हैं। अब लोग पूछते हैं कि हम बिज़नेस क्या करें, तो मैं उनको रिप्लाई करती हूँ कि आप वो देखें जिसमें आपका इंटरेस्ट है या आपका पैशन है, तो आप वही चीज़ ही अच्छी कर सकते हो जो आपका पैशन है। कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चाहे वो स्केचिंग कर रहा हो या चलो स्केचिंग तो बहुत ज़्यादा है, कुकिंग कर रहे हैं या फिर हैंडीक्राफ्ट है या कुछ भी होगा, आपके अंदर डेफिनेटली एक इनबॉर्न आपकी स्किल्स होती हैं। बस आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे अंदर ये है और आप उसको पैशन जितना, क्योंकि पैशन में ही होता है ना कि आप अपना इनपुट बेस्ट देते हैं। आप ये नहीं सोचो कि आगे सेल होगा नहीं होगा, मार्केट क्या होगी, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं जब आप अपना 100% देते हैं। तो बस आपका वही नज़र आता है, आपके काम में आपका मोहब्बत नज़र आनी चाहिए कि आप। और आपका मैसेज फॉर द पीपल? मेरा मैसेज बस यही है कि कुछ भी हो, दे शुड डू समथिंग फॉर देमसेल्व्स। मतलब अगर बिज़ी हैं वो अपनी लाइफ में, डेली रूटीन है जो भी है, लेकिन दे शुड बी अ पार्ट ऑफ द डे, इवन इफ इट्स एन आवर और हाफ एन आवर, तो दे शुड गिव इट टू देमसेल्व्स। इट्स वेरी नेसेसरी, वरना बंदा जो है ना कंटिन्यू डेली रूटीन में, डिप्रेशन में और इस सब में चला जाता है। हेल्दी लाइफ के लिए तो इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी एक मेडिटेशन हो जाती है आपकी, या मी टाइम एक ज़रूर दें अपना। ओके, तो फिर आप काम करें ताकि डिप्रेशन से बाहर निकले। बहुत शुक्रिया हिरा, बहुत शुक्रिया आप दोनों तशरीफ़ लाएं और उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये काम है वो इसी तरह दिन दुगनी और रात तरक्की करता रहे। तो जी अब हम आगे बढ़ते हैं एंड हवेलिया PK 661 हादसा जो है उसको 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी जो बटोरनी है उसकी फ़िज़ा सोगवार है। जाए हादसा पे बच्चियों की फातिहा खानी की तफसीलात आतिफ क़रीम की रिपोर्ट में देखते हैं। सानिया हवेलिया को 6 बरस बीत गए। दस दिसंबर 2016 को चित्राल से उड़ान भरने वाला PIA का तैयारा हवेलिया में गिरकर तबाह हुआ था। वाक़े में मारूफ मजहबी स्कॉलर जुनैद जमशेद समेत 47 अफराद शहीद हुए। जाए हादसा पर स्कूल के बच्चों ने फातिहा ख्वानी की। शोहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान करीम की तिलावत और नात ख्वानी भी की गई। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवा हिर्स वाला दिल बदल दे। तलबा का कहना था कि शोहदा को खराज अकीदत पेश करने आए हैं। बच्चियों ने हादसे की जगह फूलों का गुलदस्ता भी रखा। 6 साल गुजरने के बावजूद आज भी अवाम अफसोसनाक सानिया को फरामोश नहीं कर सके। आतिफ कयूम, काक, बटोलनी। अभी ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और चूंकि मैं लाहौर में मौजूद हूँ तो सोचा ज़रा लाहौर के मौसम की बात करें। फैसल, आपको पता है दिसंबर का जो महीना होता है लाहौर में हमेशा से स्मोक का राज रहता है और ये इतनी ख़तरनाक होती है कि इससे आपका गला भी ख़राब है, इससे आपकी आंखों में जलन भी होता है और अगेन के लोग जो है बाहर निकलते हुए थोड़ा सा कतराते भी नज़र आते हैं। और हम भी बार बार एक ही बात करते हैं कि भाई प्लीज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़तरनाक हो चुका है कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। सुबह का जो वक्त होता है लाइक अर्ली मॉर्निंग और जो शाम होती है लाइक मगरिब का जो टाइम होता है, ये लाहौरियों के लिए अब ज़्यादा ख़तरनाक होना शुरू हो गया क्योंकि अगेन वही बात है कि स्मॉग होती है जो कि लोगों को परेशान करती है। आई नो कराची का वेदर भी कुछ ऐसा होना शुरू हो गया है, लेकिन फैसल इसमें हुकूमती इकदाम स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट के इकदाम बेहतर होना बड़े ज़रूरी हैं जो कि हमें यहाँ पे कहीं भी नज़र नहीं आए। मुझे तो खैर कहीं नज़र नहीं आए। वही मैं देख रही थी कूड़ा जल रहा है और वही मैं देख रही थी कि जनाब धुआं छोड़ती
थी गाड़ियाँ, जिसमें हमने देखा था एक दफ़ा पंजाब हुकूमत पाबंदी भी लगाने जा रही थी, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। तो आई थिंक थोड़ी सी अवेयरनेस हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को मिल जाती है और ये एक सदका जारिया भी है फैसल। अच्छा, अब उसमें होता ये है कि महक फिर इस ख़राब वेदर से और ख़राब वेदर के साथ कंबाइन हो जाती है आलूदगी, उससे घर का छोटा हो या बड़ा हो, ख़ातीन हो या मर्द हो, उस सब जो है वो जिसको कहते हैं ना सीजनल फ्लू है भाई। सीजनल हमारे यहाँ तो सीजनल फ्लू कुछ अलग ही होता है, वो सीजन के साथ नहीं आता, वो पोल्यूशन के साथ आता है। नहीं फैसल, हमारे यहाँ सीजनल फ्लू थ्रू आउट द ईयर रहता है। हाँ, एक ये भी मसला है। आपने पूरा साल मेरी सिचुएशन देखी तो है, पूरा साल ही छींकें आती रहती हैं आपको और आप यही कंसिडर करते हैं कि ये सीजनल फ्लू है। हम इस पर बाद में बात करते हैं, कुछ और भी वजूहत हैं, लेकिन अब द थिंग इज़ कि जब हम इस तरह सीजनल फ्लू में जकड़े जाते हैं तो हमारा पूरा दिन जो है वो इंतहाई बेकार जो गुजरता है और हमारी तबीयतें ख़राब होती हैं। जुम्मा हफ्ता भी छुट्टी जो है वो लाहौर में इस हवाले से हो गई है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सर्दियां जब हो जाती हैं उसके साथ पोल्यूशन मिक्स हो जाती है तो फिर उसमें आपकी फ्लू का होना जो है वो बड़ा ही लाज़िम व मलज़ूम हो जाता है। अब इसमें हम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक तो पहली बात हमें ज़्यादा मेडिकेशन से दूर रखे और दूसरा वो हमारे लिए हेल्थी भी हो। हमने ब्रेक पे जाने से कबल जिक्र किया था कि जी हमारे मुल्क की बड़ी अच्छी सौगात है कहवा। कोयटा से कराची, कराची से कश्मीर, कश्मीर से कश्मीर तक वो कहवा जो है वो मिलते हैं डिफरेंट। तो आज हमारे साथ हर्बलिस्ट सबीन फातिमा साहिबा मौजूद हैं और उनसे ज़रा हम जानते हैं कि वो कौन सा कहवा जो है बनाने के जिससे इंसान फ्रेश भी रहे और उसको ये वाले जो मामलात हैं ना सीजनल फ्लू वाले वो भी जो हैं उसके जाते रहें। तो सबीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू द किचन। तो बताइएगा सबीन, मुझे बताएं कि आज आप क्या बनाने जा रही हैं? आज हमारे पास बहुत ही सिंपल सा एक कहवा है जिसमें हम शामिल करेंगे मेथी दाना और साथ में उसमें हम शहद शामिल करेंगे और अजवाइन। ये जैसे कि अभी मैं बात आप लोगों की सुन रही थी कि पूरे साल ही ये सिलसिला रहता है कि हमारे पोल्यूशन होती है, लेकिन स्पेशली ये सर्दियों में हम बना रहे हैं। तो सर्दियों में हम मेथी दाने के साथ साथ इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन भी शामिल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सर्दियों के अलावा इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें से अजवाइन को माइनस करके खाली शहद और मेथी दाना जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी आपको रेसिपी बता देती हूँ कि बहुत ही सिंपल सा है, हर घर में मौजूद होता है। इसमें हम मेथी दाना शामिल कर रहे हैं, ये हमारे पास मेथी दाना मौजूद है। ठीक है, हम 1 गिलास हमने पानी लिया है, इसमें साथ में हम मेथी दाना इसमें 1 टेबलस्पून के करीब शामिल करेंगे और ठीक है इसके साथ ही हम इसमें एक चुटकी के बराबर कह लें, 1/2 टीस्पून से भी कम हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। इसको हम पकाएंगे 2 से 4 मिनट। ठीक है, इसमें फिर इसके बाद हम लास्ट में जब इसको प्रेजेंट करेंगे तो इसमें हम शहद शामिल करेंगे। लोग चीनी भी शामिल करते हैं, लेकिन क्योंकि शहद से जो चेस्ट इन्फेक्शन होता है वो काफ़ी बेहतर रहता है और शुगर पेशेंट के लिए भी चीनी से बेहतर जो है वो शहद होता है। शहद बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, आप बच्चों को भी ये दे सकते हैं। इसमें एज का कोई मतलब कोई एज डिफरेंस का कोई ज़्यादा ख्याल नहीं करना पड़ता। इसमें हर एज का जो इंसान है वो इसको आराम से ले सकता है। ठीक है, ये कहवे का जब आप देखें ये रंग इसका चेंज हुआ है ये मैं आपको दिखा दूँ। 3 से 4 मिनट इसको हमें पकाना है। 1 गिलास के करीब जब ये रह जाए तो इसको हमें सर्व करना है शहद के साथ। ये हमारे पास शहद है। सही है, सही है, शहद भी हम शामिल करेंगे। अच्छा सबीन, साथ साथ मुझे ये भी बताती जाएं कि ये आप कहवा दिन में कितनी दफ़ा पी सकते हैं, एक तो ये, और दूसरा ये कि मेथी दाना और अजवाइन तो वैसे ही आपका वज़न गिराता है, क्योंकि हमने देखा है कि अजवाइन का पानी बहुत पिलाया जाता है जी कि अगर आपने वेट अपना कम करना है तो ये इसलिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपने वेट अपना कम करना है तो मेथी दाना और अजवाइन का बना हुआ कहवा पिएँ। जी बिल्कुल, देखें ये डाइट के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके वेट भी इससे आप बहुत अच्छा रह सकता है, वेट आपका गेन नहीं होता है। और साथ में ये कि अगर आप इसमें मेथी दाना जो शामिल कर रहे हैं, अगर आम तौर पे हम मेथी दाना शामिल करते हैं नीम गर्म पानी के अंदर तो वो हमारी हेल्थ के लिए वैसे ही फ़ायदेमंद होता है। और जहाँ तक इस्तेमाल करने की बात है तो किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो होती है वो नुकसानदेह होती है। तो कोशिश करें कि हम दिन में 1 टाइम पे कहवा इस्तेमाल करें, और अगर चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको 2 टाइम पे भी 1/2 कप के करीब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, ये लाइक कावे की तरह होता है। इसको मैं निकाल देती हूँ। श्योर। अच्छा, आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं, वरना मेथी दाना जो है वो अपनी जगह पे होल्ड हो जाता है। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी भी है और बहुत अच्छा, पूरे साल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों के अलावा भी पोल्यूशन है, रोडें बहुत ख़राब हैं, डस्ट है, और जिन लोगों के नज़ला जो है जम जाता है, अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि नज़ला जम गया है, तो ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। फैसल, आप ये टेस्ट जरूर कीजिएगा। आप हमेशा किचन में जो भी बनता है ना हमारे यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि हम आप ये टेस्ट करेंगे और फिर आप मुझे बाद में व्हाट्सएप कीजिएगा कैसा था। ये आप मेरे कंधे पे रख के बंदूक क्यों चलाती हैं? मैं बताऊं, हमारी टीम के बहुत सारे लोग हैं, इनमें रजा जो हैं उनको आज काफी नजला है, तो उन्होंने पहले से वो मुंतजिर रहते हैं। रजा तो हमेशा मुंतजिर रहता ना, किचन में क्या बचा है तो वो मैं खा लूंगा। उन्होंने जो है वो पहले से नंबर अपना लगवा दिया है। तो सबीन रेडी हो गया है? बिल्कुल जी बिल्कुल रेडी है, सिर्फ हमें इसको पकाना है। इसमें हमें मेथी दाना शामिल करना है 1 टीस्पून के करीब, साथ में आप इसमें ज्वाइन शामिल करनी है और शहद शामिल करना है। अजवाइन जो है वो हम सीजन में शामिल करेंगे क्योंकि सर्दियां हैं। अगर सर्दियों के अलावा भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको अजवाइन को माइनस करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सबीन आपका, थैंक यू सो मच। तो खांसी से बड़े परेशान रहते हैं जी, देखें आपके किचन में आपकी दवाएं रखी हुई हैं, कहाँ जा रहे हैं आप आगे पीछे। और ये देखें एक हकीमी टाइप नुस्खा हमने आपको बताया। मैंने लफ्ज़ बोला हकीमी, तो कल स्पेन का हकीमी इलाज हुआ है। कैसे? हकीम ज़ैश ने गोल किया, अशरफ हकीमी ने गोल किया और स्पेन को बाहर कर दिया। आई मीन ये कैसे हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये स्पेन इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप और मोरक्को ने कमाल कर दिया है। और सबसे मजे की बात ये कि स्पेन वैसे तो 0-0 रहा पूरा मैच, ईटी भी 0-0 रहा, लेकिन जब पेनल्टी की बात आई है तो स्पेन जो कि पावर हाउस है, यूरोप का पावर हाउस, वर्ल्ड का भी पावर हाउस, और उसकी इतनी जबरदस्त लीग होती है। और लुइस एनरिके भी कह चुके हैं कि जी हमने इनको बड़ी प्रैक्टिसें करवाई हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस ही, वो कहते हैं ना महक के लड़ाई के बाद आने वाला मुक्का जो है वो जो है आपको अपने मुंह पे मार देना चाहिए। क्या ही ज़बरदस्त कीपिंग की है। बार पे लगी एक बॉल, उसके बाद 2 गोल उन्होंने बचाए, ऑल्दो कि फिर जो स्पेनिश कीपर थे उन्होंने भी एक बचाई, सेव की, लेकिन उस वक्त तक मामलात ख़त्म हो चुके थे। स्पेन के लिए मामलात ख़त्म हो चुके हैं। स्पेन इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, सो इज जर्मनी। बड़े बड़े पावर हाउसेस जा चुके हैं। अभी जो आपको मनाजिर दिखा रहे हैं ये मराकश के फैंस जो हैं। फैसल, अब मुझे बताएं कि जरा आपका माइंड चेंज हुआ, जिस टीम को आप सपोर्ट कर रहे थे अभी भी उसी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? ब्राजील ऑब्वियसली, मतलब कि वो कहते हैं ना छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। तो आई एम सॉरी मैंने गलत बोल दिया। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें, आई एम सॉरी मैं फिर गलत बोल दिया। मुझे नहीं पता मैं क्या गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि स्पेन ने कल क्या गलत किया, और वो ये कि शायद उन्होंने मोरक्को को हल्का ले लिया है। वो खुद इतनी बड़ी रेटेड टीम 22वें नंबर की टीम से आ गई। इससे पहले भी हमने वर्ल्ड कप देखे हैं। ये वर्ल्ड कप जो है ना महक, ये याद रखा जाएगा अपनी हैरान कर दिया है पूरी दुनिया को, हैरान कर दिया। अच्छा, कतर ने अपनी मेजबानी से हैरान किया और फिर टीमों ने अपने खेलने से हैरान किया। एब्सोल्युटली फिनिश नहीं कर पा रहे थे। सबसे बड़ा जो मसला था वो फिनिश ना करना। तो भाई मोरक्को को हैट्स ऑफ टू मोरक्को। अच्छा, इसके अलावा इसके बाद भी एक मैच हुआ, हम जरा वो भी बात कर लेते हैं कि हम क्यों ज्यादती करें पोर्टुगल के साथ। मैंने ये कहा था कि जी कल मैंने कहा था कि आज जब हम हाजिर होंगे तो हम बात कर रहे होंगे कि स्पेन वर्सेस पोर्टुगल क्वार्टर फाइनल होगा। वो तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ पोर्टुगल पहुंच चुका है क्वार्टर फाइनल में, और पोर्टुगल ने भी जो है ब्राजील की तरह बता दिया है कि जी हम आए यहाँ पे जीतने। 1 नहीं 2 नहीं 6 गोल किए पोर्टुगल ने। और नाउ जो राउंड जो लाइनअप है वो पूरा का पूरा तैयार हो चुका है। माय फेवरेट ब्राजील इज इन देयर, अर्जेंटीना इज देयर, पोर्टुगल इज देयर, और जिन्होंने बहुत जबरदस्त किया है मोरक्को इज देयर। सो आई एम ब्राजील के साथ मोरक्को। देखते हैं कि मोरक्को का ये जो करिश्मा है ये कब तक जारी रहता है और कितना अरसे उनका मजीद जो है वो इस स्टे है। लेकिन महक जो सबसे अच्छी बात है, जो
जो आखिरी जो अशरफ हकीमी ने गोल किया ना, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त बात की क्योंकि वो मैड्रिड में पैदा हुए थे, स्पेन में, और उन्होंने स्पेन को बाहर किया वर्ल्ड कप से। उनका स्टेटमेंट आया है कि जब उनकी फैमिली वहाँ शिफ्ट हुई थी तो उनकी मदर जो है शी यूज्ड टू वर्क इन होम्स, उनके फादर वाज अ स्ट्रीट वेंडर, और वो आज इतने ज़बरदस्त फुटबॉलर हैं। क्या ही ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी है। तो हमारा जो है शो का होता है टाइम, आपसे मुलाकात होगी अब कल। अपना ख्याल रखें, कल भी आपके साथ मज़े मज़े की बातें करेंगे और बेहतरीन टॉपिक्स शेयर करेंगे। तो आपसे मुलाकात होगी कल। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।